नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते होंगे और नहीं जानते कुछ छात्र जो नए जुड़े हैं कॉम्पिटिटर, उनके लिए मैं बता दूं स्पेशली कि हम भारत के इतिहास का पूरा सारा का सारा अध्ययन कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने भारत के इतिहास को पूरा कवर कर रखा है, जो छोटे से लगाकर बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट में हम आप देख सकते हैं, हमने प्राचीन भारत का इतिहास संपूर्ण पढ़ रखा है। उसके बाद में हमने मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं, चाहे वो गुलाम वंश हो, उसके बाद में खिलजी वंश हो, उसके बाद में तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोधी वंश हो, सारी सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, वह मुगल साम्राज्य के परिचय के बारे में बात की थी। और मुगल साम्राज्य के परिचय के बारे में मैंने आपको बताया था, मुगल साम्राज्य जो है मोटे तौर पर इसका वर्चस्व जो हिंदुस्तान में रहा वह 1526 ईस्वी से लगाकर करीब करीब 1707 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, उसके बाद में भी हालांकि मुगल बादशाह बने थे, लेकिन मुगल बादशाह की पकड़ जो है वह भारतीय सरजमी पर इतनी भी मजबूत नहीं रह पाई थी। उसमें से सबसे पहला जो हम बादशाह देख रहे हैं, जिसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। समय है हिंदुस्तान में 1519 से शुरू कर सकते हैं आप, 1526 से भी शुरू कर सकते हैं और 1530 के मध्य रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा परिचय दिया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो जन्म है वह 1483 ईसा पूर्व में 1483 ईस्वी में 14 फरवरी को हुआ था। फरगना जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, जिसे पहले मध्य एशिया नाम से जाना जाता था। इसके अब्बू थे मिर्जा अली शेख, जो कि तैमूर लंग के 5वें वंशज थे। और अम्मी जान जो थी वह थी निगार बानो, जो कि चंगेज खान की 14वीं वंशज थी। वंश मंगोलों की शाखा चगतोई, तुर्क, सुन्नी मुसलमान। बाबर शब्द का अर्थ अरबी भाषा में बाग होता है और तुर्की भाषा में शब्द होता है बारूद। देखिए, मैंने आपको बाबर के बारे में लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि बाबर जो है वह हिंदुस्तान क्यों आया था, क्या चाहिए था उसे हिंदुस्तान से। वो हिंदुस्तान इसलिए आया था क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर उसे कुछ लोगों ने आमंत्रित किया था। ठीक है, और वो कौन लोग थे वो मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा बताने की कोशिश की थी। बाबर के अगर मैं प्रमुख युद्धों की चर्चा करूं, प्रमुख युद्ध जो इसने लड़े वह 1519 ईस्वी में बाजोर, जो कि अफगानिस्तान में है। उसके बाद 1526 पानीपत का पहला युद्ध। उसके बाद 1527 खानवा युद्ध, 1528
चंदेरी युद्ध और 1529 घाघरा नदी का युद्ध। ये 5 प्रमुख युद्ध हैं बाबर के अपने जीवन में लड़े गए। चलिए जानते हैं कि बाबर क्यों और कैसे किस प्रकार से हिंदुस्तान आया। एक बार फिर से इस टॉपिक को पकड़ने के लिए अपन कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नॉर्थ में एक देश है, उत्तर में एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी है ताशकंद, इसी उज्बेकिस्तान में एक फरगना रियासत है। फरगना के पड़ोस में एक समरकंद रियासत थी। मैंने कहा था फरगना में मिर्जा अली शेख शासन कर रहा था और समरकंद रियासत, आप पिछला वीडियो देखिएगा, बेहतर समझ में आएगा। समरकंद का रियासत जो समरकंद की रियासत का जो सुल्तान था, मिर्जा अली शेख का भाई, सौतेला भाई, उसने फरगना पर आक्रमण किया तो बाबर ने इस पर किया। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार फरगना और समरकंद दोनों से हाथ धोकर बाबर आया बाजोर। बाजोर राइट नाउ अफगानिस्तान में है। उस समय हिंदुस्तान जो है हिंदू कुश पर्वतमालाओं तक माना जाता था, इसलिए बाबर का उस काल के भारत में यानी ऐतिहासिक भारत में ये बाबर की पहली जीत, पहली विजय कहलाएगी। ठीक है, वह बाजोर आया। बाजोर के पास में एक किला है भेरा, भेरा दुर्ग। इस भेरा दुर्ग में अकूत दौलत थी, तो बाबर चाह रहा था कि ये दौलत जो है उसे मिल जाए। बाजोर अफगानिस्तान में भेरा दुर्ग में अकूत दौलत थी। बाबर चाहता था कि ये दौलत उसे मिल जाए ताकि इस दौलत से वह सेना खड़ी करके अपने चाचा को वह मार डाले, ताकि उसकी फरगना और समरकंद, उससे रियासतें छीनी गई हैं, वो उसे हासिल हो जाए। लेकिन बाजोर में भेरा दुर्ग पर पहली बार बारूद का प्रयोग, पूरे विश्व में पहली बार बारूद का प्रयोग इसी भेरा दुर्ग पर किया गया। यह भेरा जो दुर्ग है वह यूसुफजई, रोशनियाई, कबाइलियों के कब्जे में था। खानाबदोश लोग थे, वर्तमान आतंकवादी ग्रुप के संगठन के ये लोग हैं, इनके कब्जे में था। तो इनसे ये दौलत जो है बाबर ने हासिल की। जब बाबर यहां था तो यहीं पर उसने अपनी उपाधि जो है वह मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रखी। ठीक है, देखिए उस समय हिंदुस्तान की क्या कंडीशन थी जरा वो भी देख लेते हैं। जब बाबर बाजोर में था तब हिंदुस्तान में एक राजपूत संगठन था, जिसके नेता थे महाराणा सांगा, और इस संगठन में 7 राजा, 9 राव, 104 राजपूत सरदार थे। एक बहुत बड़ा संगठन था। और दक्कन में विजयनगर साम्राज्य था, जिसका शाह सम्राट था चिक्का कृष्णदेव वडियार। ये 2 हिंदू रियासतें थी। और उस समय भारत में दिल्ली और आगरा
पर इब्राहिम लोदी का शासन था। मैंने दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश में बताया था, पंजाब और लाहौर क्षेत्र में दौलत खान लोदी था। बिहार में महमूद आलम शाह लोदी था। बंगाल में नुसरत खान था। और बीदर में निजाम का शासन था। बाबर की एक पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। यह तुर्की भाषा की पुस्तक है। लेखक है इसका स्वयं बाबर। देखिए, मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में बताया था कि दिल्ली सुल्तान इब्राहिम खान लोदी ने अपने चाचा महमूद आलम को और दौलत खान लोदी को पंजाब और बिहार की सूबेदारी दी थी। ठीक है। जिस समय बाबर बाजोर में था, उस समय बाबर स्वयं अपनी तुर्की भाषा की पुस्तक जो स्वयं द्वारा लिखी गई है, जिसे बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कहता है, उसमें उसने स्वयं लिखा है कि मुझे हिंदुस्तान आमंत्रित किया गया और वो आमंत्रित करने वाले दौलत खान लोदी थे, महमूद लोदी था और मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह थे। ऐसा बाबर ने अपनी तुजुक ए बाबरी में लिखा है। इसलिए मैं हिंदुस्तान आया। ठीक है। ऐसा तुजुक ए बाबरी में लिखा हुआ है। और बाबर ने तुजुक ए बाबरी में यह भी लिखा कि जब मैं हिंदुस्तान आया तो 2 काफिर राज्य थे। काफिर हिंदुओं को कहते हैं जो खुदा को नहीं मानता, और 5 मुस्लिम रियासतें थी। आपको कितने काफिर राज्य दिख रहे हैं बाबर की नजर में? राजपूत संगठन और विजयनगर, 2 हिंदू रियासतें और 5 मुस्लिम रियासतें। 1 2 3 4 और 5, ये 5 मुस्लिम रियासतें थी और 2 हिंदू राज्य थे। इसलिए इन तीनों के आमंत्रण पर बाबर जो है हिंदुस्तान आया। लेकिन एक बात बता दूं, महाराणा संग्राम सिंह तो ऑलरेडी इन रियासतों के पीछे लगे हुए थे। महाराणा सांगा, मेवाड़ के महाराणा, वो अपने आप को हिंदू पथ कहते हैं, यानी हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाले। और बाबर ने अपनी तुजुक ए बाबरी में उनको हिंदू बादशाह कहा है, यानी हिंदुओं का बादशाह। तो मुझे बताइए, क्या महाराणा संग्राम सिंह बाबर को इनवाइट नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? और करें भी क्यों? बाबर ऐसी कौन सी बड़ी तोप है, खुद फरगना से भागकर आया है। और दूसरा एंगल, राजपूत संगठन तो मुसलमानों के खिलाफ है। खैर, बाबर ने अपनी स्वयं की पुस्तक में लिखा है तो कोई ऑथेंटिक नहीं हो जाता, इसलिए वो हिंदुस्तान आया। और हिंदुस्तान आकर उसने सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली और आगरे क्षेत्र के सुल्तान इब्राहिम खान लोदी को हराया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इस युद्ध में बाबर का भाग्य ने साथ दिया। हालांकि भाग्य ने साथ यहां पर भी दिया क्योंकि बारूद की वजह से वो जीता। और जहां तक इस युद्ध का सवाल है, तो इब्राहिम खान लोदी के बारे में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के अंत में बताया था कि इब्राहिम खान लोदी के खिलाफ उसके खुद के सेनापति थे, उसकी जनता जो है वह इब्राहिम के खिलाफ थी। और सेनापति मियां माखन, मियां फॉर्मूली और मियां भुआ ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का साथ दिया, न कि इब्राहिम का।
और इस तरह से बाबर यहाँ इस जगह पे काबिज हो गया। हिंदुस्तान में साम्राज्य की स्थापना नहीं की, हिंदुस्तान में, वर्तमान हिंदुस्तान में बाबर ने पहला कदम रखा। अब दौलत खान लोधी और महमूद लोधी ने क्यों आमंत्रित किया, इसके पीछे भी वजह ये हो सकती है क्योंकि इनको पता है कि आने वाले समय में राजपूत उनको निशाना बनाएंगे और ये मंगोलों का वंशज है। और मंगोलों का शुरू से काम क्या रहा है, आना, मारकाट करना, लूटपाट करके खा पी के निकल जाना। तो ये भी आएगा, मारकाट करेगा, लूटपाट करके अपने फरगना वापस लौट जाएगा और बाद में हम हिंदुस्तान के मजे लेंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि बाबर आया, गया नहीं। ठीक है, अब मुझे बताइए इस मैप को देखकर जरा कि क्या बाबर को हिंदुस्तान में टिकना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। उसे किसी भी सूरत हाल में राजपूत संगठन को परास्त करना ही होगा और ऐसा हुआ। हम राजस्थान की हिस्ट्री में इसको डीपली पढ़ते हैं। 17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में महाराणा सांगा और उनके राजपूत संगठन को बाबर ने परास्त किया। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। उस्मानी युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। तुलगमा युद्ध पद्धति वो होती है जिसमें रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उस पे घास फूस भरी जाती है और राजपूतों की जो असल ताकत थी वह हाथी सेना थी, तो बहुत सारे हाथी इस गड्ढों में गिरकर मर भी चुके थे। ठीक है, उस्मानी युद्ध पद्धति होती है जिसमें घेर कर मारते हैं। ठीक है, बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का प्रयोग किया। इस युद्ध को उसने गजवाए हिंद कहा, स्वयं को गाजी कहा, अर्थात काफिरों को मारने वाला। ठीक है, और महाराणा सांगा के बारे में फिर से बता दूं, इनके साथ में 7 राजा, 9 राव, 104 राजपूत सरदारों की सेना थी। बहुत ही विशाल फौज थी, फिर भी हार गई। तो कुल मिलाकर राजपूतों ने अपनी गलती से यह युद्ध हारा है, कहना मैं ये चाह रहा था। यानी यहां पर भी बाबर को उसके भाग्य ने साथ दिया। ठीक है, नेक्स्ट युद्ध हुआ चंदेरी का। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। मेदिनी राय चंदेल। मेदिनी राय चंदेल ने वो गलती नहीं दोहराई जो राजपूतों ने की थी। मेदिनी राय चंदेल ने बाबर की सेना को 3 ओर से घेर लिया था और बाबर इस युद्ध में हारने वाला था। ठीक है, लेकिन यहां पर भी उसको भाग्य ने साथ दिया। हुआ ये कि गुजरात दाहोद क्षेत्र का एक व्यक्ति जिसका नाम था शेर खान, जो आने वाले समय में आप शेरशाह सूर कहेंगे, बाबर से ना कोई जान ना पहचान, बिन बुलाया मेहमान, चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सेना पर पीछे से हमला करता है और बाबर इस हारे हुए युद्ध को भी जीत जाता है। ठीक है, बाद में यही शेर खान उसको लगा कि बाबर तो इस तरह से हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा रहा है, तो उसने, शेर खान ने दौलत खान लोधी, नुसरत खान जलाली और महमूद लोधी, सब अफगानियों को इकट्ठा किया, क्योंकि ये अफगानी है और बाबर तुर्की है। इकट्ठा किया और बाबर की कमजोरी पर वार किया और बाबर को युद्ध लड़ाया सरयू अर्थात घाघरा नदी में, जब वो बंगाल की तरफ बढ़ रहा था। और ऐसा क्यों किया शेर खान और इस अफगानी संगठन ने? क्योंकि शेर खान को अच्छी तरह से पता है कि बाबर की असल ताकत क्या है, तोपे, बारूद, और दूसरी ताकत है घुड़सवार। और तोपे और घुड़सवार जो है वह नदी में नहीं चलती, कोई काम नहीं आएगी। बाबर इस युद्ध में 1001% हारने वाला था, 1001%। अपने बेटे नासिर अर्थात नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को कह भी दिया था कि हमें हिंदुस्तान खोना पड़ेगा। लेकिन फिर से
भाग्य का साथ। शेर खान ने पाला बदल दिया और अपने ही अफगानी साथियों की नावें डुबोना शुरू कर दिया। बाबर हारते हारते जीत गया। लेनपुल ने बाबर के बारे में लिखा है, लेनपुल वह भाग्यशाली सैनिक था, योद्धा नहीं। जबकि ये खुद कहता था राजपूतों के बारे में कि राजपूत लड़ना नहीं जानते, मरना जानते हैं। ठीक है साहब। तो इस तरह से बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी पकड़ मजबूत बनाई और 1530 ईस्वी में अल्लाह को प्यारा हो चुका था। बहुत ही दारू पीता था बाबर। तो बाबर का ये राजनीतिक जीवन आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। बाबर की धर्मांधता, धर्म से संबंधित बातें, गजवाए हिंद और उसका सांस्कृतिक जीवन मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।